नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एट DRV। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक नया एड ऑन लॉन्च किया गया है, और जिसके अंदर मिलेगा, अगर आपकी गाड़ी है उसके ऊपर आपने लोन लिया हुआ है, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो एक्सीडेंट के दौरान वो रिपेयर के पास खड़ी रहती है, उसमें कितना टाइम लगता है और वो EMI के पैसे, आप खड़ी हुई गाड़ी जो आपका काम नहीं आ रही उसकी जगह आप EMI के पैसे दे रहे हैं, वो EMI के पैसे भी अब आपको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो मैं इसी बात के लिए आप ये चीज़ें समझाने के लिए कि वो कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं आशा करूँगा आप लोगों को ये अच्छा सा पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अभी नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा 9 फरवरी 2022 को ये EMI का एड ऑन चालू कर दिया गया है, और इसको आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक काफ़ी दिन हो गए हैं। हो सकता है आप में से कईयों ने ले लिया होगा ये एड ऑन, और हो सकता है कई लेने की सोच रहे होंगे। अगर कोई एजेंट देख रहा है तो वो भी उन्होंने किसी को दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो उसका कारण हो सकता है कि इसके बारे में अभी जानकारी नहीं होगी। तो मैं कुछ जानकारी लेकर आया हूँ, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा जानकारी भी हो, पर मुझे जितनी जानकारी है इसकी मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, अभी 9 फरवरी 2022 को लागू कर दिया गया है, और सभी ऑफिसों के अंदर आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये टू व्हीलर और प्राइवेट कार सिर्फ दो के लिए ही लागू की गई है। कॉमर्शियल व्हीकल, मिसलेनियस व्हीकल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह, उनमें ये नियम लागू नहीं है। ये एड ऑन आप सिर्फ टू व्हीलर मोटरसाइकिल में और प्राइवेट कार में ही ले सकते हैं। टू व्हीलर और प्राइवेट कार की कौन कौन सी पॉलिसियों में ले सकते हैं? ये आप पैकेज पॉलिसी 1 1 साल की लेते हैं उसमें ले सकते हैं। बंडल पॉलिसी अगर आपने ली है 1 साल की OD और बाकी साल की TP पॉलिसी ली है, जो नई गाड़ी के साथ बन के आती है, उसको बंडल पॉलिसी बोलते हैं। अगर आपने बंडल पॉलिसी ली हुई है उसके साथ आप ये एड ऑन कवर दे सकते हैं। और अगर स्टैंड अलोन लिया है, स्टैंड अलोन OD, अगर आप बंडल पॉलिसी थी पहले और अब बाकी साल के लिए आपके पास थर्ड पार्टी तो पहले से थी, बाकी साल के लिए आप 1 1 साल के लिए OD ओनली पॉलिसी ले रहे हैं, उस पॉलिसी में भी ये एड ऑन दे सकते हैं। ये जो एड ऑन है इसके कुछ कंडीशंस हैं, इसके कुछ एक्सक्लूजन हैं, कहाँ ये लागू नहीं होगा, किस किस कारण से लागू होगा, किस कारण से लागू नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी कंडीशन है, ये एड ऑन नई गाड़ी पे 5 साल तक ही उपलब्ध है। जैसे बाकी एड ऑन है नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा, नील डेप्रिसिएशन प्लस, इनवॉइस प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्शन, ये ऐड ऑन है, ये भी आप 5 साल तक दे सकते हो। इसी तरह से EMI प्रोटेक्शन भी सिर्फ 5 साल तक की गाड़ी पे ही मिलेगा। 5 साल से पुरानी गाड़ी हो जाएगी तो ये कवर आप नहीं ले सकते हैं। और इसके अंदर सिर्फ जो गाड़ी रिपेयर होगी उसी कंडीशन में ये नियम लागू होगा। अगर गाड़ी टोटल लॉस में हो जाती है तो ये नियम लागू उस टोटल लॉस वाली गाड़ी पे बिल्कुल लागू नहीं होगा। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि एक मैक्सिमम एक लाइबिलिटी है कंपनी की कि दो EMI जो उसकी है, पर मंथ की जो EMI बनवा रखी है, उसमें मैक्सिमम 2 EMI तक का ही सम इंश्योर्ड काउंट होगा। और उसमें भी एक लिमिट है कि टू व्हीलर में 20,000 है और प्राइवेट कार में 50,000 है। 2 EMI और 50,000 प्राइवेट कार में, 2 EMI और 20,000 टू व्हीलर में,
इससे ज़्यादा की अगर ईएमआई बनती है तो वो कवर नहीं होगी। और इसके अंदर शॉर्ट पीरियड पॉलिसी है, उसमें ये ऐड ऑन नहीं दे सकते। कोई पॉलिसी बीच के अंदर किसी में एंडोर्समेंट होता है या कोई बीच में चल के आए कस्टमर की, जैसे अभी ये लॉन्च हुई है और पॉलिसी पहले से चल रही थी, उसकी अभी आके गए कि मेरे को ये लेना है, तो उसको भी नहीं मिलेगा। जब पॉलिसी पहली बार स्टार्टिंग से बनेगी या सेकंड रिन्यूअल आएगा उस टाइम या थर्ड रिन्यूअल आएगा उस टाइम, तो हम जब पॉलिसी स्टार्ट होगी तब से ही हम उसको ऐड ऑन दे सकते हैं, बीच में ये ऐड ऑन नहीं मिलेगा। अगर बीच बीच के अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, गाड़ी बेच दी जाती है गाड़ी दूसरे को, तो ये ऐड ऑन वहाँ से हट जाएगा। नए ओनर के पास ये ईएमआई प्रोटेक्शन पास नहीं होगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी है, टू व्हीलर है या प्राइवेट कार है, वो एक्सीडेंट हो जाती है, उसको रिपेयर के लिए आप गैरेज में छोड़ देते हैं, तो उसके क्लेम का प्रोसीजर ये रहता है कि पहले टू व्हीलर के अंदर होता है पहले 15 दिन के कोई ईएमआई नहीं मिलेगी। प्राइवेट कार में 1 से 30 दिन के बीच में कोई ईएमआई नहीं मिलेगी। ये प्राइवेट कार और टू व्हीलर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक ईएमआई टू व्हीलर में 10,000, मैक्सिमम टू ईएमआई 20,000। प्राइवेट कार में एक ईएमआई 25,000, टू ईएमआई मैक्सिमम 50,000। ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि रिपेयर का टाइम 1 से 15 दिन नील है, तो प्राइवेट कार में 1 से 30 दिन का नील है। 16 से 75 दिन के लिए ये फॉर्मूला है, एक्चुअल रिपेयर टाइम -15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू EMI, और 2 EMI विच एवर इज लेजर, उनमें या 2 EMI जो भी उससे कम होगी, 2 EMI या इस फॉर्मूले के अनुसार जो भी डे के अनुसार जो निकल के आएगा वो कम, उसमें से जो कम होगा वो दिया जाएगा। 75 दिन से ऊपर हो जाता है तो 2 EMI या मैक्सिमम जो भी है 20,000 टू व्हीलर के लिए वो दी जाएगी। और प्राइवेट कार में 31 से 90 दिन के बीच में फॉर्मूले के अनुसार ये दी जाएगी, और या 2 EMI जो भी कम बैठती है वो दी जाएगी। 90 दिन से ऊपर हो जाता है तो 2 EMI या मैक्सिमम जो है वो मिल जाएगा। तो मैं इसमें एक बार आपको मोटा मोटी बता देता हूँ ये कैसे होगा। मान लीजिए उसका 15 दिन में गाड़ी सही हो गई है, टू व्हीलर है, 15 गैरेज में लेके गया, 15 दिन के अंदर वो गाड़ी ठीक हो गई है, तो उसको कोई EMI नहीं मिलेगी। 15 दिन से 75 दिन का टाइम दिया है, इस दौरान ये फॉर्मूला लगेगा। तो मान लीजिए वो 30 दिन में गाड़ी सही होती है, तो एक्चुअल रिपेयर टाइम हो गया 30 डेज -15, तो 30 - 15 हो गया 15 डिवाइडेड बाई 30, तो 15/30 इनको हम काटेंगे तो 15 1/2 हो जाएगा इंटू EMI। मान लीजिए उसकी 10,000 रुपये की EMI है पर मंथ, तो 1/2 इंटू 10,000, 10,000 को हम 2 से काटेंगे 5,000 रुपये, तो उसका बनता है 5,000 रुपये। अगर वो गाड़ी 30 दिन में ठीक होती है तो 5,000 रुपये EMI बनती है हमारे इस फॉर्मूले के अनुसार, तो उसको क्लेम के साथ में 5,000 EMI के पे कर दिए जाएंगे। अगर वो 75 दिन या उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मान लीजिए 75 दिन हो गए तो 75 - 15, तो ये हो जाते हैं 30, और डिवाइडेड बाई 30, 30 डिवाइडेड बाई 30, तो 30 से 30 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इंटू EMI 10,000 ही मानेंगे क्योंकि फॉर्मूले के कंपनी के रूल के अनुसार है। टू व्हीलर के अंदर एक EMI 10,000, 2 20,000 की हो गई, मैक्सिमम 2 EMI तक कवर करते हैं, तो इंटू 10 करेंगे हम उसमें, 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो 30 से 30 काटते हैं, एक गुणा 10,000, 10,000, तो वो हो जाती है 10,000 रुपये लाइबिलिटी हो जाती है कंपनी की। इसी तरीके से प्राइवेट कार में रखेंगे। ये यहाँ पे दिखाया गया है। सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पर EMI 10,000 रुपये है, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी 20,000 रुपये है। इसके अंदर 2 क्लेम तक ही मिल सकता है। एक बार पहले क्लेम ले लिया है, वो 30,000 का मान ली 30 दिन में गाड़ी ठीक हुई थी, तो उसमें 5,000 रुपये मिल गए थे उसको,
बाकी अभी सम इंश्योर्ड बाकी रह गया। तो कोई अगर वो एक ही पॉलिसी पीरियड में दोबारा एक्सीडेंट हो जाती है तो बाकी जो बनता है उसका उसके अनुसार उसको दे दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 20,000 दिया जाएगा। 20,000 से ऊपर जाता है तो सेकंड टाइम में EMI उसकी तो 20,000 से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। प्राइवेट कार के केस में 50,000 से ऊपर चली जाती है तो वो 50,000 से ऊपर नहीं दी जाएगी पैसे। अगर मान लीजिए पहला क्लेम लिया है और पहले क्लेम के अंदर ही उसका जो मैक्सिमम लाइबिलिटी है कंपनी की, मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पॉलिसी पीरियड जो लिखा हुआ है 20,000 और 50,000, ये पहली बार एक्सीडेंट में ही अगर वो इतने टाइम के लिए रिपेयर गैरेज में खड़ी रह जाती है कि ये पूरा हो जाए 20,000 टू व्हीलर में, 50,000 उसमें प्राइवेट कार में, और फिर सेकंड लॉस आता है तो सेकंड लॉस के टाइम पे कोई EMI वो उसमें भी अगर वो 15 दिन या 30 दिन वाले रूल से ऊपर निकल जाती है तो वहाँ सेकंड टाइम में कुछ नहीं मिलेगा। ये लिमिट है। लिमिट क्या है ध्यान दे लेना। एक पॉलिसी पीरियड में 2 बार आप क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम। मैक्सिमम लिमिट है टू व्हीलर के केस में 20,000 है, प्राइवेट कार के केस में 50,000 है। पहली बार आपने जो क्लेम लिया उसमें जितनी EMI आप क्लेम कर चुके हैं, मान लीजिए 10,000 क्लेम कर चुके हैं, 20,000 आपकी लिमिट थी तो माइनस 10,000 हो जाएंगे। तो अगली बार के लिए आपका सेकंड टाइम अगर क्लेम लेते हैं तो उसमें आपका सम इंश्योर्ड 10,000 बचेगा। 10,000 तक की ही सेकंड टाइम पे ले सकते हो। अगर 11,000 रुपये आता है दूसरी बार में तो आपको 10,000 ही मिलेंगे। समझ में आ गया होगा या आपको दोबारा बताया जाए? चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ। मान लीजिए पहली बार में 10,000 रुपये ले लिए हैं उसने, पहला क्लेम उठाया जनवरी के अंदर, मान लीजिए उसने 10,000 रुपये उसको क्लेम हो गया, उसका फॉर्मूले के अनुसार 10,000 रुपये बने, 10,000 उसको पे कर दिए। लाइबिलिटी थी 20,000 की, 10,000 रुपये 20,000 में से 10 माइनस कर दिए, बचा अब 10,000 रुपये सम इंश्योर्ड। अब उसका मई जून के आसपास फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस टाइम फिर फॉर्मूले के अनुसार बनते हैं उसके 11,000 रुपये, लेकिन सम इंश्योर्ड बचा था 10,000। तो कंपनी उसको 10,000 पे करेगी, बाकी है जो अपनी वो जेब से पे करेगा। अब ये कुछ एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन क्या है? पहले 15 दिन का कोई क्लेम नहीं मिलेगा, ये टाइम एक्सक्लूजन है। अगर कोई EMI है, वो ओवर ड्यू है, पिछली कोई बकाया है, उस पर पेनल्टी है, इंटरेस्ट है उसके ऊपर, वो नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, वैसे मैंने पहले बता दिया, वो टोटल लॉस के केस में ये नियम लागू नहीं होगा EMI का। ये सिर्फ रिपेयर के टाइम पे मिलेगा, 2 रिपेयर क्लेम तक ही मिलेगा। कोई अगर पहले से ही उसका प्री पेमेंट कर देते हैं EMI का, वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। एक्ट ऑफ गॉड के केस में ये नियम लागू नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही गाड़ी एक्सीडेंट होती है आप गैरेज में छोड़ देते हो, और गैरेज में छोड़ने के बाद में कंपनी का ऑथराइज जो सर्वेयर है वो गाड़ी का सर्वे, फाइनल सर्वे के लिए वहाँ पहुँचता है। फाइनल सर्वेयर अपनी कंसेंट देता है कि इसका स्टार्ट कर दिया जाए, और कस्टमर कंपनी को कंसेंट देगा कि हाँ मैं मेरी गाड़ी का आज से काम स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो सर्वेयर जाएगा उसके दूसरे दिन, या कस्टमर अपनी सहमति देगा कि आज से मेरी गाड़ी पे काम स्टार्ट हो रहा है, तब से वो पहला दिन काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आज खड़ी करी 10 दिन बाद उसका आपने 10 दिन तक सूचना ही नहीं दी, फिर कह रहे हो जाके कंपनी में कि ये मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, 10 दिन से वहाँ खड़ी है, उसकी EMI मेरे को, और 10 दिन उसके रिपेयर सही होने में लग गए, 20 दिन हो गए, तो 20 दिन में से 15 दिन हटा लीजिए, 5 दिन का मेरे को EMI के पैसे दीजिए। ऐसा नहीं मिलेगा, आपको तुरंत सूचना देनी पड़ेगी, जैसे बाकी क्लेम में देते हैं उसी तरीके से आप तुरंत सूचना दीजिए। वहाँ आप सर्वेयर जाएगा, सर्वेयर जिस दिन जाएगा उसके दूसरे दिन से वो पहला दिन स्टार्ट होगा, या
लिखित में कस्टमर देगा कि आज से मेरी गाड़ी में काम स्टार्ट हो रहा है, उस दिन से ये नियम लागू होगा। अगर किसी कारण से जहां आपने जिस गैरेज में खड़ी करी है उसके पास पार्ट्स नहीं है तो भी ये नियम लागू नहीं होगा उस कंडीशन में। और क्लेम के टाइम पे पिछली 3 मंथ का स्टेटमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर उसका टाइम पे वो ईएमआई नहीं भर रहा है, डिफ़ॉल्टर चल रहा है, तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी। तो ये इसकी कुछ कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई है। तो ये एक चार्ट है, मैं इसमें समझा देता हूँ। चार्ट के अनुसार तो एक कंडीशन ये है जो मैं आपको बता रहा था, एक्चुअल रिपेयर टाइम विल बी काउंटेड फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ फाइनल सर्वेयर इंस्पेक्शन अथवा इंश्योर्ड कंसेंट टू स्टार्ट द रिपेयर विच एवर इज लेटर टिल द डे इंश्योर्ड व्हीकल इज मेड अवेलेबल फॉर री इंस्पेक्शन अथवा कंप्लीशन ऑफ रिपेयर। जो उसका जो टाइम है वो फाइनल सर्वेयर जाएगा उसके अगले दिन, या इंश्योर्ड लिखित में कंपनी को बताएगा कि आज से मेरी गाड़ी में काम स्टार्ट हो रहा है, सही करने के लिए उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, उस दिन से पहला दिन काउंट किया जाएगा। और लास्ट री इंस्पेक्शन होगा जब पूरी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, बता देंगे कि आज मेरी गाड़ी हो गई है कंप्लीट, उस दिन उसका री इंस्पेक्शन होगा। उस दिन तक का ही डे काउंट किए जाएंगे इसके लिए, और उसमें से -15 डे टू व्हीलर के केस में, प्राइवेट कार के केस में माइनस कर दिए जाएंगे 30 डेज। अब मान लीजिए उसका मैक्सिमम पर ईएमआई उसकी लाइबिलिटी है उसकी 10,000 रुपये है, और पर पॉलिसी 20,000 रुपये है। तो अब ये एक तरीका बताया गया है कि एक्चुअल ईएमआई उसकी मान लीजिए 5,000 रुपये की है किसी की, ठीक है। तो कंपनी की लाइबिलिटी 2 ईएमआई तक बनती है, तो 5,000 इंटू 2 तो 10,000 की कंपनी की लाइबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। तो पहला क्लेम आता है उसका, और वो गाड़ी 7 दिन में रिपेयर होके चली जाती है, तो उस केस में कोई ईएमआई पेबल नहीं होगी। फिर कुछ दिन बाद में दूसरा क्लेम आता है, वो गाड़ी 15 दिन में रिपेयर हो जाती है, तो कोई ईएमआई पेबल नहीं होगी। फिर कोई तीसरा क्लेम आता है, वो 30 दिन के अंदर गाड़ी ठीक होती है। 30 दिन में ठीक होती है गाड़ी, तो यहाँ अब उसको पे करना पड़ेगा। पे करने का फॉर्मूला जो है वो बताया था, 30 दिन लगे तो 30 माइनस 15 दिन हो गए, डिवाइड बाई 30 डेज, तो 15 डिवाइड बाई 30 1/2 हो गए, इंटू 5,000 उसकी पर महीने की ईएमआई उसकी जो बनी हुई है बैंक की तरफ से। तो 5,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये उसको ईएमआई क्लेम में पे कर दिए जाएंगे। तो वो जो 2,500 है वो उसके सम इंश्योर्ड में से माइनस हो जाएंगे। उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी थी कंपनी की? 10,000 रुपये, 2 ईएमआई तक की 5,000 रुपये, तो 10,000 में से उसने 2,500 रुपये अपने ले लिए। अब ये सेकंड क्लेम के टाइम पे अब उसका सम इंश्योर्ड बचता है 7,500 रुपये। अब वो 7,500 तक की ही ईएमआई का क्लेम कर सकता है अब सेकंड टाइम पे। थर्ड अगर सेकंड में कंप्लीट नहीं होता है, थर्ड में लेके आता है, तो थर्ड में उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब वो फिर आ गया वही चौथा क्लेम लेके। अब उसकी गाड़ी होती है 20 दिन में सही, ठीक है जी। तो 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 5,000, तो इसके बनते हैं ये 833 रुपये, 833.33। तो 7.5 में से 833 रुपये ये कम कर दिए जाते हैं, तो 6,666 रुपये अब उसका सम इंश्योर्ड और बाकी रह गया। फिर वो पाँचवा क्लेम फिर लेके आता है, तो पाँचवें क्लेम में उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ 2 बार क्लेम की थी पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर, 2 से ज़्यादा नहीं देगी। यही नियम
प्राइवेट कार में लागू है, वहाँ पे ये 15 दिन की जगह 30 दिन का टाइम है। अब मान लीजिए दूसरा सिनेरियो ये बताया गया है कि उसकी जो एक्चुअल ईएमआई है वो 12,000 रुपये है, और कंपनी के नियम के अनुसार 10,000 रुपये पर मंथ और मैक्सिमम 20,000 बनती है। लेकिन अगर इसके एक्चुअल ईएमआई के लिए देखें तो 12 और 12 24,000 बनती है, लेकिन कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी 20,000 ही है। तो पहला क्लेम आता है 20,000 सम इंश्योर्ड है उसका, मैक्सिमम लायबिलिटी कंपनी की 20,000 की। अब यहाँ उसकी गाड़ी हो रही है 90 दिन में ठीक, ठीक है, 92 डेज में, सॉरी। तो 92 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 30, तो 92 माइनस 15 करते हैं तो ये आते हैं 77 डेज, 77/30। अब मान लीजिए अगर उसके, अब तो 77 दिन तो ज़्यादा चले गए, 30 से डबल हो गए, और मान लीजिए 30 ही दिन होते तो 30 और 30 डिवाइड तो करते तो एक आता, और 1 मल्टीप्लाई बाई हो जाता 20,000, तो वो 20,000 हो जाते, और 77 दिन के तो 40,000 से भी ज़्यादा, 20,000 से ऊपर चला जाता है। तो मैक्सिमम लायबिलिटी कंपनी की दो ईएमआई तक थी, तो उसको पूरा 20,000 पहले क्लेम में पे कर दिया जाएगा। फिर उसका सेकंड क्लेम आता है, तो सेकंड क्लेम के टाइम पे कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पहली बार में उसने जो उसका सम इंश्योर्ड था ईएमआई का वो पूरा ले चुका है, तो अब उसको कुछ नहीं मिलेगा। यही सेम नियम प्राइवेट कार पे लागू होता है। वहाँ वैसे जो अंतर है वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि प्राइवेट कार में और टू व्हीलर में कौन कौन से अंतर रहेंगे। बाकी नियम सब सेम है, एक्सक्लूजन सेम है, कंडीशन सेम है। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं। और अगर आप एजेंट हैं तो इसको देखें, समझें, जो मैंने अभी दिखाए हैं इनको, मेरे वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। अच्छे से समझें और फिर अपने कस्टमर को समझाएं, और समझ में आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें आप भी, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अपने और मिलें, और आप अपना ज्ञान बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीमियम लेके आओ। ज़्यादा प्रीमियम लेके आओगे तो आपकी तो इनकम ही प्रीमियम पे डिपेंड है, अगर आप एजेंट हो तो जैसे जितना आपको नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आप काम करेंगे, और काम करेंगे तो कमीशन इंसेंटिव जो है वो तो आपको आना ही है ज़्यादा। तो इस वीडियो के लास्ट में आपने यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे, और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।